pharmohub.pk। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा आखिरी चैप्टर है फिजिकल फार्मेसी का, वो यूनिट नंबर 9 ड्रग स्टेबिलिटी है। इसके अंदर आउटलाइन क्या है, क्या क्या पढ़ना है हमने। वी नीड टू सी द थ्योरेटिकल कंसिडरेशंस ऑफ स्टेबिलिटी। इसमें डिग्रेडेशन देखनी है हमने ड्रग्स की, ड्रग स्टेबिलिटी देखनी है हमने, केमिकल और फिजिकल फैक्टर्स देखने हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं, जो इफेक्ट करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ डिफरेंट ड्रग्स। फिजिकल फैक्टर्स में जो हम लोग पढ़ेंगे, दैट विल बी इन्फ्लुएंस ऑफ पीएच, टेम्परेचर, आयनिक स्ट्रेंथ, एसिड बेस कैटालिसिस एंड यूवी लाइट। And in chemical factors, will be seeing complex chemical reactions, oxidation reduction reactions, and hydrolysis of the drugs. Sorry. So talking about the drug stability is defined as the capacity or capability of a particular formulation in a specific container to remain within a particular physical, chemical, microbiological, therapeutical, toxicological specification के एक खास अरसे तक, ये वो कैपेसिटी है ड्रग स्टेबिलिटी के, एक खास अरसे तक एक पर्टिकुलर फॉर्मेशन एक खास कंटेनर के अंदर कितनी देर तक रहती है। उसके अंदर जो पैरामीटर्स चेक करने हैं वो हैं फिजिकल स्टेबिलिटी, केमिकल स्टेबिलिटी, माइक्रोबायोलॉजिकल स्टेबिलिटी, थेराप्यूटिकल स्टेबिलिटी और टॉक्सिकोलॉजिकल स्टेबिलिटी या स्पेसिफिकेशन। So drug stability also refers to the time from the date of manufacturing and packaging until its shelf life. यहाँ तक कि एक जब भी कोई फॉर्मुलेशन बनती है तो एक खास लेवल या एक्सपायरी डेट मुतय्यन की जाती है कि इस लेवल के बाद इसके अंदर डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो स्टेबिलिटी से मुराद भी यही है कि स्टार्टिंग फ्रॉम द डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और उसकी पैकेजिंग से लेकर फॉर्मुलेशन की, जब तक के उसके फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल एक्टिविटी जो है वो एक प्री डिटर्मिन्ड लेवल से कम नहीं हो जाती, उसको हम लोग ड्रग स्टेबिलिटी बोलते हैं। कि एक खास अर्से से बाद जब उसका एक्सपायर होना ही होना है तो उसके अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं वो आएंगे ही आएंगे। There are three main reasons to study the drug stability of pharmaceutical products. उसमें सबसे पहले है patient safety, then legal requirements, and then final repercussion. तो पेशेंट सेफ्टी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इशू, जिस क्योंकि ऑब्वियसली जितनी भी हेल्थ सिस्टम या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का जो मेन टारगेट है वो है ही पेशेंट्स। सो ये इम्पॉर्टेंट है कि जो पेशेंट रिसीव आर यूनिफॉर्म डोज ऑफ ड्रग थ्रू आउट इट्स होल शेल्फ लाइफ ऑफ द ड्रग। और ये मैन्युफैक्चरर की ड्यूटी है कि वो जहाँ तक मुमकिन हो सके जो डिकम्पोजिशन है उसको प्रिवेंट करे। Second is legal requirements. The consideration must be given to the legal requirement as well क्योंकि उसकी identity, strength, purity और जो quality of drug है ये manufacturer की जिम्मेदारी है कि उसको पूरा करे। Then financial repercussion, the sale of unstable product is difficult for the manufacturer. इस वजह से ये भी जरूरी है, तो फाइनेंशियल लॉस होने के चांसेस हैं, तो इस वजह से ये भी जरूरी है कि जो प्रोडक्ट है वो स्टेबल रहे ताकि उसके अंदर वो बिक सके। There are several factors that affect the product stability. उसमें क्या है? The stability of active ingredients, interaction between active ingredients and excipients or container या closure, और environmental conditions हैं। ये सारे factors हैं जो कि drug stability को affect करते हैं। Now, what is expiry date? So, expiry date is a date which is fixed by the manufacturer of a certain product. हर product की जो expiry date है या जो date है वो अलग होगी, after which harmful event may result into loss of potency or development of toxic products. तो एक खास डेट के बाद या उस प्रोडक्ट में पोटेंसी लॉस हो जाएगी या उसके अंदर जो है वो टॉक्सिक प्रोडक्ट्स बनना शुरू हो जाएंगे। सो एक्सपायरी डेट वो डेट है। सो क्लासिक टर्म्स में ड्रग स्टेबिलिटी रेफर्स टू फिजिकल स्टेबिलिटी, केमिकल स्टेबिलिटी एंड बायोलॉजिकल स्टेबिलिटी। सो तो स्टेबिलिटी स्टडीज के अंदर दो किस्म के एरर्स आ सकते हैं जिनको हम टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर बोलते हैं। टाइप 1 एरर में तब होता है जब एक्सपायरी डेट बहुत जल्दी सेट कर ली जाती है, मतलब एक्सपायरी डेट सेट करने की भी जो है वो स्टडीज होती हैं। सो अगर आपने एक्सपायरी डेट बहुत जल्दी सेट कर लिया तो उसको हम लोग टाइप 1 एरर बोलते हैं, और अगर आपने एक्सपायरी डेट बहुत लेट सेट की है तो उसको हम लोग टाइप 2 एरर बोलते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट द डिग्रेडेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, सबसे पहले डिग्रेडेशन क्या है? डिग्रेडेशन वो कंडीशन है, वो प्रोसेस है जब
क्वालिटी जो है वो किसी चीज की लोअर हो जाती है, डिक्लाइन हो जाती है, उसका लेवल, उसकी कंडीशन कम होता है, उसको डिग्रेडेशन बोलते हैं। फार्मास्यूटिकल डिग्रेडेशन बेसिकली इनकैपेसिटी या इनकैपेबिलिटी है किसी खास फॉर्मुलेशन की in a specific container to remain within a particular chemical, microbiological, therapeutical, physical and toxicological specification. जब ये प्रोडक्ट के अंदर ये सारी चीजें आना शुरू हो जाएंगी तो वो फार्मास्यूटिकली डिग्रेड करना शुरू हो जाएगी. So there are two types of pharmaceutical degradation: physical degradation and chemical degradation. सबसे पहले हम लोग डिटेल में बात करेंगे फिजिकल डिग्रेडेशन की. तो फिजिकल डिग्रेडेशन वो है जिसके अंदर फिजिकल नेचर ऑफ ड्रग के अंदर तब्दीली आती है. तो इसके अंदर जो इसकी अपीयरेंस है, ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज, हार्डनेस, ब्रिटलनेस, पार्टिकल साइज वगैरह तब्दील होना शुरू होते हैं. एंड इट इंक्लूड्स द लॉस ऑफ वोलेटाइल कंपाउंड्स, लॉस ऑफ वाटर, absorption of water, crystal growth, polymorphic changes, and color changes. We'll be seeing all of them one by one. So first of all, loss of volatile components. Volatile component like alcohol, ether, camphor, iodine, volatile oils, दूसरे ये sometime formulation से escape हो जाते हैं. So this is the result of physical stability. For example, nitroglycerin from drug evaporates. इसको रोकने के लिए क्या क्या मेजर्स किए जाते हैं कि आप सबसे पहले वेल क्लोज कंटेनर यूज करें. दूसरा, डिक्रीज कर दें टेम्परेचर को, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे वोलेटाइल कंपोनेंट्स जो है वो उनकी जो वोलेटिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है. एंड द प्रोडक्ट शुड बी प्लेस्ड इन कूल प्लेस ताकि उनकी जो वोलेटाइल कंपोनेंट्स हैं वो उड़े नहीं. देन लॉस ऑफ वाटर. So loss of water from water, oil in water emulsion, तो स्टेबिलिटी जो है वो चेंज होना शुरू हो जाती है. तो वाटर जो है वो इफ्लोरेसेंट सॉल्ट से भी इवेपोरेट करता है, जैसे बोरेक्स और सोडियम बाइसल्फेट से. सो वाटर की इवेपोरेशन जो है वो काज करती है क्रिस्टल ग्रोथ, जो कि मेजर साइन ऑफ इंस्टेबिलिटी है. सो मेजर्स टू प्रिवेंट वाटर लॉस इज कि उसको वेल क्लोज कंटेनर के अंदर रखा जाए. नेक्स्ट इज क्रिस्टल ग्रोथ. सुपर सैचुरेशन जब हो जाती है सॉल्यूशन की तो उसके बाद सॉल्वेंट के अंदर क्रिस्टल ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है. फॉर एग्जांपल, कैल्शियम ग्लूकोनेट के इंजेक्शन में क्रिस्टल ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है. इसी तरह कुछ सस्पेंशंस के अंदर क्रिस्टल सेटल डाउन हो जाते हैं और केकिंग बना लेते हैं, जिसकी वजह से सस्पेंशन अनस्टेबल हो जाती है, लाइक इन मेजर ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन या मेजर ऑप्थेल्मिक सस्पेंशन. तो क्या तरीके हैं क्रिस्टल ग्रोथ को रोकने के लिए कि हम लोग स्टेबलाइजर्स इस्तेमाल करें, मिनिमम टेम्परेचर रखें फ्लोकुलेशन के लिए, सरफेस एक्टिव एजेंट्स का यूज करें, उनकी पूरी डिटेल हम लोग पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, और सस्पेंडिंग मीडियम की विस्कोसिटी इंक्रीज करें. तो ये सारी चीजें जो है वो क्रिस्टल की ग्रोथ को रोक देंगी. नेक्स्ट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. जब बहुत हाइग्रोस्कोपिक ड्रग्स जो है वो हमें पता है कि लाइक ग्लिसरीन, सुपोजिटरीज, ये एब्जॉर्ब कर लेती हैं पानी को, जिसकी वजह से फिजिकल डिग्रेडेशन ड्रग की हो सकती है. सो इसको प्रिवेंट करने का तरीका सिर्फ ये है कि इसको वेल क्लोज कंटेनर में रखा जाए. फिर पॉलीमॉर्फिक चेंजेस हैं कि एक सॉल्ट या एक जो क्रिस्टल फॉर्म है वो दूसरी में कन्वर्ट हो जाती है. स्टेबल क्रिस्टल फॉर्म लूज होकर जो है वो मेटास्टेबल या आप कह लें कि अनस्टेबल फॉर्म बना लेती है. इसके लिए इसको प्रिवेंट करने के लिए जरूरी है कि जो प्रोडक्ट हम फॉर्मुलेट कर रहे हैं उसके अंदर स्टेबल क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ ड्रग यूज की जाए. देन लास्ट पे कलर चेंजेस हैं. कलर चेंजेस दो किस्म के होते हैं, लॉस ऑफ कलर और डेवलपमेंट ऑफ कलर. The loss of color है, it is due to the pH changes, and development of color is due to the reducing agents, water and UV rays. प्रिवेंट करने का तरीका उसको ये है कि हम लोग pH को चेंज ना होने दें और एक्सपोजर टू लाइट को अवॉइड किया जाए. नाउ लेट्स सी इन अ टेबल कि कौन से फॉर्मूलेशन में किस किस्म की तब्दीली आ सकती हैं. लाइक ऑरल सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास जो फ्लेवर है वो लॉस हो सकता है, टेस्ट चेंज हो सकता है, ऑफ फ्लेवर्स आ सकते हैं ड्यू टू इंटरेक्शन विद प्लास्टिक बॉटल, डाई लॉस हो सकती है, प्रेसिपिटेशन या डिसकलराइजेशन हो सकती है. इसका इफेक्ट ये होता है कि जो चेंज इन स्मेल या फील या टेस्ट में तब्दीली हो जाती है. सस्पेंशन के अंदर सेटिंग, केकिंग या क्रिस्टल ग्रोथ स्टार्ट हो सकती है, तो ड्रग कंटेंट यूनिफॉर्मिटी डिक्रीज हो जाती है या लॉस हो जाती है और एलिगेंट नहीं रहती प्रिपरेशन. इसी तरह इमल्शंस के अंदर क्रीमिंग या कोएलिसेंस हो सकती है, और इसके अंदर भी यही है कि तो जो लॉस ऑफ ड्रग कंटेंट यूनिफॉर्मिटी लॉस हो जाती है और एलिगेंट नहीं रहती प्रिपरेशन. टैबलेट के अंदर जब
चेंजेस आती हैं फिजिकल, तो डिसइंटीग्रेशन टाइम, उसकी डिसोल्यूशन प्रोफाइल, उसकी हार्डनेस, उसकी अपीयरेंस तब्दील हो जाती है, जिसकी वजह से जो ड्रग रिलीज है उसके अंदर ड्रग रिलीज पैटर्न्स में तब्दीली आती है। इसी तरह सेम कैप्सूल में भी कि उसकी अपीयरेंस, उसकी डिसोल्यूशन और उसकी जो स्ट्रेंथ है उसमें तब्दीली आती है, जिसकी वजह से उसके जो ड्रग रिलीज पैटर्न है वो तब्दील हो जाता है। फिजिकल डिग्रेडेशन के बाद हम लोगों ने जो चीज देखनी है वो है केमिकल डिग्रेडेशन। केमिकल डिग्रेडेशन में क्या है कि जो ड्रग है वो डिग्रेड हो जाती है, केमिकल कंपाउंड जो है एलिमेंट्स या सिंपलर कंपाउंड्स के अंदर सेपरेट हो जाते हैं। तो केमिकल नेचर जब ड्रग की तब्दील होती है तो उसको हम लोग केमिकल डिग्रेडेशन बोलते हैं। 5 किस्म की ये होती है: हाइड्रोलिसिस, ऑक्सीडेशन, डीकार्बोक्सिलेशन, आइसोमेराइजेशन एंड पॉलीमराइजेशन। सबसे पहले हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल ऑलरेडी इन प्रीवियस लेक्चर्स कि हाइड्रोलिसिस मींस splitting of pharmaceutical product by the action of water। ये सबसे मेन प्रॉब्लम है फार्मास्यूटिकल सिस्टम्स का, जैसे इन्वेशन, सस्पेंशन, सॉल्यूशंस वगैरह में, क्योंकि जैसे वाटर के साथ कांटेक्ट होता है, बहुत सारे ड्रग्स पानी के अंदर सॉल्युबल नहीं होते लेकिन उससे डिग्रेड हो जाते हैं। तो बहुत सी ड्रग क्लासेस हैं जो कि अंडरगो हाइड्रोलिसिस होती हैं। वो उसमें सबसे जो मेजर क्लासेस है वो एस्टर, अमाइड और लेक्टम्स है। तो एस्टर्स किस तरह डिग्रेड होते हैं? सबसे पहले एस्टर के साथ जब वाटर का रिएक्शन होता है तो इसाइल ऑक्सीजन क्लीव होती है, जिसकी वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल बनती है। कुछ एग्जांपल्स जो कि अंडर those undergo such type of hydrolysis are procaine, tetracaine, atropine, physostigmine, and aspirin. In case of amide hydrolysis, जो amide is converted into carboxylic acid and amine. So major drugs that undergo amide hydrolysis are dibucane, ergotramine, chloramphenicol, niacinamide, and barbiturates. And in case of ring hydrolysis, जो रिंग है पूरे का पूरा स्ट्रक्चर का वो टूट जाता है, या उसके अंदर से जो बॉन्ड्स हैं वो शिफ्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो पूरा स्ट्रक्चर है वो रिंग ओपनिंग की वजह से हाइड्रोलाइज हो गया, तो उसके बाद उसकी थेरेप्यूटिक एक्टिविटी जो है वो कम हो जाती है। जैसे बेंजाइल पेनिसिलिन के अंदर अगर आप ये देखें, ये ऑक्सीजन और ये कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड है वो टूट जाता है। इसकी वजह से बेंजाइल पेनिसिलिन से बेंजाइल पेनिसिलिन एसिड बनता है, जो कि एक डिग्रेडेड प्रोडक्ट है इसका। So the drugs that undergo ring hydrolysis या ring cleavage are nitrazepam, chlorodiazepoxide, and cephalosporins. How can we protect our products from hydrolysis? By packaging them into humidity controlled containers, by incorporating a suitable desiccant, ताकि जितना भी moisture है वो desiccant absorb कर ले, like silica gel usually use होता है, by adding of buffers in liquid dosage form ताकि उनकी pH तब्दील ना हो, by minimizing buffer concentration to the minimum required for maintaining pH, वही बात ऊपर जो हमने की, by altering the dielectric constant, by using non-aqueous solvents like alcohol, glycerine or propylene glycol with water used in our own products में, by adding complexing agents like caffeine to the drug solution like procaine and benzocaine, and by converting the drugs into suspensions. Also by formulating drugs in form of dry syrups, dry powders, dry injections या dispersed tablets, ताकि वाटर का जो यूज है वो कम से कम हो। उसका फायदा हमारे पास अल्टीमेटली ये होगा कि वाटर यूज नहीं हो रहा। एंड बाय रेफ्रिजरेटिंग द ड्रग्स ऑक्सीडेशन कैन आल्सो बी प्रिवेंटेड। नेक्स्ट टाइप इज ऑक्सीडेशन। सो बहुत सारी जो इंस्टेबिलिटीज हैं हाइड्रोलिसिस सबसे मेजर के बाद डीजेनरेशन है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, जो कि एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन हो सकती है। सो ऑक्सीडेशन बेसिकली इज द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, radical or electron, or the addition of electronegative atom or radical is called oxidation. So this is a major reason of instability in different pharmaceutical products. Oxidation दो किस्म की होती है: ऑटो ऑक्सीडेशन एंड फोटो ऑक्सीडेशन। ऑटो ऑक्सीडेशन जिसके अंदर ऑटोमेटिकली ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो जाती है, इट इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन। सो ऑटो ऑक्सीडेशन के अंदर थोड़ी सी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन चाहिए होती है जिससे जो पूरा रिएक्शन है वो इनिशिएट होता है, और उसके बाद जो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन है वो इतनी ज्यादा रिलेटिवली इतनी इंपॉर्टेंट नहीं रहती। तो द फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होते हैं जो इनिशिएट करते हैं रिएक्शन को, और उसके बाद कैटालाइज करते जाते हैं, जिसकी वजह से जो चेन रिएक्शन है वो स्टार्ट हो जाते हैं।
So heavy metals like copper, iron, cobalt, nickel, they catalyze the oxidative degradation, and some solvents like water, heat, and light influence these products. जो बहुत सी products जो कि decompose होती हैं through auto oxidation, they are ascorbic acid, morphine, epinephrine, heparin, formaldehyde, tetracycline, vitamin A, D, and K. So you can see here that L-ascorbic acid is by with the help of oxygen is converted, yeah, it gets converted into dehydro L-ascorbic acid that is an inactive form. Second type of oxidation is photooxidation or photolysis. That is exposure to light produce initiate oxidation reduction, ring arrangement or modification or polymerization reaction. So shorter the wavelength of light, the greater is the effect of light. Because के जो shorter wavelength वाली light होती है उसकी energy जो है वो high होती है. So thermal degradation को भी आप induce करना है, लाइट जैसे आपको दी वो इंड्यूस हो जाएगी, उसके बाद अगर आप उससे हटा भी लेंगे लाइट का सोर्स तो वो कंटिन्यू रहेगा. लाइक cyanocobalamine जो है in the presence of light it gets converted into hydrocobalamine or cyanidine. So oxidation से biologically active products बन जाते हैं इसके. जो ऐसी प्रोडक्ट जो कि फोटोलाइसिस अंडरगो होती हैं वो हैं एस्कॉर्बिक एसिड, राइबोफ्लेविन, cyanocobalamine, folic acid, hydrocortisone, prednisolone, and nifedipine. How can we protect them against protect these products from against oxidation? By adding antioxidant system. तो एक्वस सिस्टम के लिए जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं हमारे पास वो है सोडियम सल्फाइड, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, एस्कॉर्बिक एसिड एंड सोडियम थायोसल्फेट. इसी तरह एंटीऑक्सीडेंट्स फॉर ऑयली सिस्टम्स आर टोकोफेरोल, एस्कॉर्बाइल पाल्मिटेट, हाइड्रोक्विनोन, प्रोपाइल गैलेट, butylated hydroxyanizole, and butylated hydroxytoluene. And we can also prevent the oxidation by increasing the effectiveness of antioxidant by like adding citric acid or tartaric acid. After that, we can ensure pH so that oxidation doesn't start. Then by replacing air in container from by an inert gas, by retarding the hydrogenation of fats and oils, by protecting the drugs from light, by using amber colored bottles. That is why बहुत सारे जो pharmaceutical बोतलें मिलती हैं syrups वगैरह की वो amber colored होती हैं. By storing the product in dark and by coating the tablet with polymers that are UV absorbers. So next type of chemical degradation is isomerization. Isomerization, as we know that जो molecule जो है वो exact same atom जो है वो rearrange हो जाते हैं. So conversion of active drug into less active drug or inactive isomer having same structure formula but different stereochemical configuration is the definition of isomerization. So this is done to increase therapeutic effect and sometimes जो है वो therapeutic effect loss भी हो सकता है. दो किस्म की टाइप्स हैं, ऑप्टिकल आइसोमराइजेशन एंड जियोमेट्रिकल आइसोमराइजेशन. ऑप्टिकल आइसोमराइजेशन क्या है कि द चेंज इन ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ ड्रग जिसकी वजह से बायोलॉजिकल एक्टिविटी जो है वो तब्दील हो जाती है. इसके अंदर दो टाइप्स हैं, रेसिमाइजेशन एंड एपिमराइजेशन. तो रेसिमाइजेशन है इसके अंदर ऑप्टिकल फॉर्म जो ड्रग है वो उसके एनंशियोमॉर्फ में कन्वर्ट हो जाती है, लाइक एड्रेनालिन सॉल्यूशन लो पीएच के ऊपर थेराप्यूटिकली एक्टिव लीवो रोटेटरी फॉर्म, ये आप लोग स्टीरियोकेमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं डेक्स्ट्रो एंड लीवो चीजें. तो लीवो रोटेटरी फॉर्म से एक्टिव डेक्स्ट्रो रोटेटरी फॉर्म में चली जाती है और जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी फॉर्म है वो लेस स्टेबल है, लेकिन एपिनेफ्रीन का जो है वो सेम इफेक्ट होता है. जो epimerization है, it occurs with the compound that have more than one asymmetric carbons. Asymmetric carbon वो होता है जिसके अंदर चारों फंक्शन ग्रुप जो है वो डिफरेंट लगे होते हैं. So epimerization of tetracycline in acidic condition form less active epitetracycline. So geometric isomerization. So loss of activity due to difference in potency exhibited by cis and trans isomers of some organic compound. For example, एक्टिव फॉर्म ऑफ जो विटामिन ए है उसकी तमाम ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन होती है, जबकि एक्वस सॉल्यूशन के अंदर एज अ कंपोनेंट ऑफ मल्टीविटामिन प्रिपरेशन ऑक्सीडेशन विटामिन ए पाल्मिटेट आइसोमराइज हो जाता है 6 मोनोसिस एंड 2 6 डाइसिस आइसोमर में जो जिनकी जो पोटेंसी है वो लो होती है.
Next type of chemical degradation is polymerization. So polymerization क्या है? The combination of two or more identical molecule ताकि उससे एक larger molecule बन जाए. So degradation of antiseptic formulations and aldehydes is due to polymerization. जो formaldehyde solution है, for example, it may result in formation of white deposits जब उसको cold में stand किया जाता है तो. Next is decarboxylation. So elimination of carbon dioxide from a product is called decarboxylation. और जो ड्रग्स जिनके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो डीकार्बोक्सिलेट हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल फॉर अमाइनोसिलिसिक एसिड. तो इसकी वजह से सम टाइम एक्टिविटी आप इंक्रीज भी कर सकते हैं और सम टाइम जो है वो डिक्रीज भी कर सकते हैं. नेक्स्ट टाइप ऑफ डिग्रेडेशन आफ्टर फिजिकल एंड केमिकल इज माइक्रोबियल डिग्रेडेशन. इसके अंदर कंटेमिनेशन किसी भी किस्म की प्रोडक्ट के अंदर बहुत सारे डैमेजेस कॉज करती है और सम टाइम्स कुछ भी कॉज नहीं होता. सो इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ माइक्रोब और उसको कितनी टॉक्सिक, वो कितना टॉक्सिक है, उसकी लेवल ऑफ टॉक्सिसिटी को कितनी प्रोड्यूस कर सकते हैं. सो ऑफ्थेल्मिक और पेरेंटल प्रिपरेशंस के अंदर अगर ये हो तो ये बहुत सीरियस इशू है. क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट जो चीजें हैं वो आपके ब्लड में जानी है और ब्लड स्टेराइल होते हैं. तो पायरोजिन के वहां जाने का या वहां पे बैक्टीरिया वगैरह के जाने का मकसद ये है कि आप अपने बायोलॉजिकल सिस्टम तबाह करेंगे. जबकि सॉलिड डोजेज फॉर्म्स के अंदर या ऐसी प्रोडक्ट्स जिनको आपने बाय माउथ लेना होता है उसमें थोड़ी सी खैर होती है, क्योंकि जो बैक्टीरिया वगैरह हैं वो मैदे की या स्टमक की जो एसिडिटी है उस पर जिंदा नहीं रह सकते यूजुअली. So pyrogens, which are metabolic forms of bacterial growth, are usually lipopolysaccharides, and they represent a particularly hazardous product that is released by gram-negative bacteria. Usually, जितने भी pathogens होते हैं वो gram-negative वाले होते हैं, और if they are administered intraventrally to a patient, they may cause chills and fevers and even sometimes death. So, how can we protect microbial degradation? By suitably designing the container, by using single dose container, एक दफा डोज ली और डिस्कार्ड. क्योंकि जो मल्टीपल डोज वायल्स होते हैं या एम्प्यूल्स होते हैं उसमें ज्यादा चांसेस होते हैं माइक्रोबियल डिग्रेडेशन के. By sticking to proper storage condition and by adding antimicrobial substances as preservatives. There are several factors that influence chemical degradation, like temperature. Temperature के बारे में ये है कि every 10 डिग्री राइज करने पे 2 to 3 टाइम जो है वो केमिकल रिएक्शन इंक्रीज करता है. सो जब हम लोग प्रोडक्ट को एलिवेटेड टेम्परेचर पे बना रहे होते हैं और बाद में हाई टेम्परेचर पे स्टोर करते हैं तो एक रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है जो कि हमारी प्रोडक्ट को तबाह कर सकते हैं. इसी तरह जो थर्मोलेबाइल ड्रग्स हैं जिनको स्टेरलाइज किया जाता है वो डिकम्पोज हो सकती है, लाइक डेक्सट्रोज इंजेक्शन या सल्फोनामाइड्स. सो टेम्परेचर इंक्रीज, जो टेम्परेचर के इंक्रीज करने से जो इफेक्टिव कोलेजेंस है वो ज्यादा होती है. इसकी वजह से जो केमिकल डिग्रेडेशन है वो भी इंक्रीज होने के चांसेस होते हैं. इसी तरह कुछ केसेस में लो टेम्परेचर की वजह से केमिकल डिग्रेडेशन स्टार्ट होती है, लाइक रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड वो स्टार्ट हो जाता है एट बिलो 15 डिग्री. So, rate of decomposition of thermolipid drugs may be decreased by storing them into cool places. Like biological products with insulin, like oxytocin, vasopressin injection, penicillins वगैरह को low temperature या refrigerator में रखा जाता है. Next factor is light. Exposure to light of particular wavelength can result into oxidation reduction reaction, ring arrangement reactions, and polymerization. So, as far as photolysis is concerned, दो किस्म के molecules on the basis of mechanism of degradation हैं. एक होते हैं photosensitive या photolabile molecules जो कि एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं लाइट से और केमिकल रिएक्शन कॉज करते हैं और डिग्रेडेशन होते हैं. दूसरे वो फोटोसेंसिटिव जो कि एब्जॉर्ब तो नहीं करते लाइट, लेकिन जैसे ही कोई केमिकल उनके ऊपर लाइट पड़ती है वो खुद ब खुद जो है वो अंडर वो रिएक्शन होते हैं, एब्जॉर्ब नहीं करते लेकिन डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाती है. सो फोटोकेमिकल रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर और बहुत इल्यूमिनेशन पे भी स्टॉप हो सकता है. सॉरी, आई मीन के इल्यूमिनेशन पे भी कंटिन्यू रहता है चाहे इल्यूमिनेशन आप स्टॉप भी कर दें. प्रिवेंटिव मेजर क्या है कि एंटीऑक्सीडेंट्स यूज करें, एम्बर कलर ग्लास जार्स यूज करें, क्लियर ग्लास कंटेनर यूज करें, फिर उनको ओपेक रैपर में चढ़ाएं और स्टेबलाइजर्स यूज करें. थर्ड फैक्टर इज रेडिएशन. रेडिएशन यूजुअली जो गैमा रेडिएशन हैं
they are used for sterilization of thermolabile compounds. तो कुछ products जो कि इस तरीके से sterilize की जाती हैं उनमें antibiotics हैं like streptomycin, alkaloids like atropine, steroids like progesterone, and biological products like insulin. So decomposition in these products is due to ionization and formation of free radicals. So drugs जो solution form में हैं वो more decomposition show करते हैं than in solids. Next is moisture. This is the last point. Moisture जो है वो absorb होते हैं on the surface of solid drug. It increases the rate of decomposition. और mostly इस type की जो decomposition है वो hydrolysis cause करती है. Preventive measures क्या हैं कि dry condition में रखें, control humidity condition में बनाएं इसको, और जो excipients हैं उनके अंदर moisture content बहुत कम होना चाहिए ताकि जो transfer है moisture का वो ना हो. But this was all about this chapter, and we have finished our syllabus. Thank you so much. For any queries, join us on our social media sites.